हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, देश में पहली बार सबसे कम उम्र की बच्ची को कोरोना वैक्सीन किस शहर में लगाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से किस राज्य में पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अखबार के प्रथम संपादक के पैतृक गांव में बनेगा स्मारक, इनका नाम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर यानी एयरबोर्न हाई पावर लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा येलो गोल्ड 48 क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तरबूज। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है गोरखपुर और डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनेगा। बाबा विश्वनाथ की प्राचीन और नवीन काशी को स्काई वॉक के जरिए पूरा भारत देख सकेगा। यह स्काई वॉक 80 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा। इससे पूरा काशी एक साथ दिखेगा। भूतल सहित 18 मंजिला 2 इमारतों की छत के बीच गिलास यानी कांच के बेस का स्काई वॉक बनाया जाएगा। छत पर दूरबीन की व्यवस्था होगी। करीब 100 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा ग्लास स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग खड़े हो सकेंगे। जुलाई में इस परियोजना का DPR तैयार हो जाएगा और टेंडर के 18 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। और ये जो स्काई वॉक है ये कितनी ऊंचाई पर बनेगा? तो ये 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। और इसकी अगर लागत की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 250 करोड़ रुपये, कितना? 250 करोड़ रुपये जो है इसकी लागत आएगी स्काई वॉक की। और ये जो स्काई वॉक है ये 18 मंजिला 2 इमारतों की छत के बीच ये जो है गिलास का स्काई वॉक बनाया जाएगा। और ये जो स्काई वॉक है ये करीब 100 फीट का लंबा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, और 6 फीट का चौड़ा ये स्काई वॉक होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है स्काई वॉक जो कि कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश की वाराणसी में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर में कितने दिवसीय यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 दिवसीय, बी है 3 दिवसीय, सी है 4 दिवसीय और डी है 5 दिवसीय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिवसीय। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद पहली बार 3 दिन के प्रवास पर कानपुर आ रहे हैं। बाद में वे 2 दिन की यात्रा पर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इस प्रवास में वे कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परौंख भी जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो हाल ही में उत्तर प्रदेश की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं।
3 दिवस की यात्रा उनकी कानपुर में रहेगी और इसके बाद 2 दिवस की यात्रा उनकी कहाँ पर रहेगी, राजधानी लखनऊ में। और कानपुर यात्रा के दौरान वो अपने पैतृक गांव परौख भी जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 25 जून 2021 को राष्ट्रपति दिल्ली से कानपुर प्रेसिडेंशियल ट्रेन यानी महाराजा एक्सप्रेस से पहुंचे। यह ट्रेन सुविधाओं और सुरक्षा से पूरी तरह लैस होगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ट्रेन कोच बुलेट प्रूफ होंगे और एनएसजी की एक टीम भी उनकी सिक्योरिटी में तैनात होगी। ऐसा 15 साल बाद हो रहा है जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति रेल यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक की रेल यात्रा की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पिछले 15 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति रेल यात्रा कर रहे हैं। और 15 साल पहले रेल यात्रा किसने की थी, तो ध्यान रखना है 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने रेल यात्रा की थी। अब दोस्तों जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो दिल्ली से कानपुर किस ट्रेन से जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है प्रेसिडेंशियल ट्रेन। और इस बार जो है प्रेसिडेंशियल ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया गया है। अब दोस्तों इस ट्रेन का पूरा मामला क्या है, इस ट्रेन के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों इस बार जो महाराजा एक्सप्रेस है उसको प्रेसिडेंशियल ट्रेन बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल सैलून राष्ट्रपति के लिए बनाया गया था वह अपनी आयु पूरी करने के बाद रेल सेवा से डिकमीशन्ड हो गया है और नया सैलून बनाने पर खर्चा 8 करोड़ का आ रहा था, जिसको लेकर के राष्ट्रपति ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए उसे ना बनाने का आदेश दिया। और अब राष्ट्रपति की प्रेसिडेंशियल ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस के रैक से तैयार की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो दिल्ली से कानपुर की यात्रा महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से करेंगे, जिसे प्रेसिडेंशियल ट्रेन के तौर पर बनाया गया है। और दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में ट्रेन से यात्रा के संबंधित आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सबसे अधिक ट्रेन यात्रा करने का रिकॉर्ड जो है वो किस राष्ट्रपति के नाम है। तो ध्यान रखना है ये रिकॉर्ड है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम। किसके नाम है, राजेंद्र प्रसाद के नाम। इन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश भर की यात्रा जो है वो ट्रेन से की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक ट्रेन से यात्रा करने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम है, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम ये रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहाँ स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है गाजियाबाद, सी है नोएडा और डी है भोपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। सैमसंग कंपनी ने चीन छोड़ देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नोएडा में अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री की स्थापना कर ली है। सैमसंग की प्लानिंग देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की है। यूनिट की स्थापना से प्रदेश में करीब 4,825 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही इंडिया ओलेड तकनीक से निर्मित मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश भी बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कहाँ की है, तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सैमसंग कंपनी है उसने चीन से अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को हटा करके उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, नोएडा में स्थापित किया है। अब अगर सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1 मार्च। कब हुई थी, 1 मार्च 1938 को। 1 मार्च 1938 को सियोल, कहाँ पर, सियोल साउथ कोरिया में सैमसंग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानवीर का दर्जा किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए है जमशेदजी टाटा, बी है बिल गेट्स, सी है अजीम प्रेमजी और डी है वारेन बफेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भारत 11वें नंबर पर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा दान देने वालों की लिस्ट में टॉप पर है। हारून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन की 23 जून को जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। पिछले 100 सालों में, ध्यान रखना है, पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का नाम पहले नंबर पर है। जमशेदजी टाटा ने पिछले 100 सालों में 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 7.6 लाख करोड़ रुपए दान देकर सबसे बड़े दानवीर का दर्जा हासिल किया है।
दूसरे नंबर पर अमेरिका के बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स 5.5 लाख करोड़ दान के साथ आए हैं। टॉप 50 दानवीरों में यूएसए के 39 नाम हैं, यूके के 5 नाम, चीन के 3 और भारत के 2 लोग इसमें शामिल रहे। लिस्ट में 12वें नंबर पर विप्रो के अजीम प्रेमजी भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले 100 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है दान किया है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में हरून रिसर्च और एडेलगी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानवीर के रूप में किसका नाम पहले स्थान पर रहा है, तो वो रहा है जमशेदजी टाटा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो दान है वो जमशेदजी टाटा के नाम पर किया गया है, क्योंकि जो जमशेदजी टाटा है इनका निधन जो है वो 1904 में हो चुका है। इनका जन्म हुआ था 1839 में, 1904 में इनका निधन हुआ है, लेकिन ये जो दान है वो इनके नाम पर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहले नंबर पर ये रहे और दूसरे नंबर पर है कौन, अमेरिका के बिल गेट्स। अब दोस्तों अगर टाटा समूह की यहाँ पर बात की जाए तो टाटा समूह की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1868 में। कब हुई थी, 1868 में हुई थी मुंबई में। और इसकी स्थापना की किसने थी, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा ही इसकी स्थापना करी गई थी। अब दोस्तों इनके अगर दान की तुलना मुकेश अंबानी की संपत्ति से की जाए तो इन्होंने जो दान किया है 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 7.60 लाख करोड़, जो कि मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 6.25 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। यानी कि मुकेश अंबानी की जो कुल नेटवर्थ है वो कितनी है, वो 6.25 लाख करोड़, लेकिन इनका जो दान है पिछले 100 सालों में वो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए है 31वें, बी है 51वें, सी है 21वें और डी है 15वें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 51वें। सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वर्ष 2020 की वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 91वें स्थान पर रहा, जिसमें भारत 2.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ 51वें स्थान पर है, जबकि यूनाइटेड किंगडम 370 बिलियन डॉलर की राशि के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा, जबकि 152 बिलियन डॉलर के साथ यूएस दूसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें ये बताया गया कि स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो 51वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो यूनाइटेड किंगडम 370 बिलियन डॉलर के साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे पर है 152 बिलियन डॉलर के साथ यूएस। अगला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता। ऑप्शन नंबर ए है गणेश मिश्रा, बी है मुकेश खन्ना, सी है श्याम सुंदर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 सम्मान जीता है। 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट द्वारा जीता गया। वर्ष 2021 के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का विषय स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन रखा गया। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2011 में UNCCD COP10 में लॉन्च किया गया था। श्याम सुंदर राजस्थान में समाजशास्त्र के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो कि 15 वर्षों से अधिक फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए अभियान चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो ये जीता है राजस्थान के समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है केरल, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। वह दुनिया को प्रदर्शित करते हैं कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी
CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों में एक खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 का सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को। अगला क्वेश्चन है, UNGC ने किसे SDG पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान के लिए नामित किया है? ऑप्शन नंबर ए है सुमंत सिन्हा, बी है घनश्याम दुबे, सी है महिमा कौल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सुमंत सिन्हा। UNGC ने सुमंत सिन्हा को SDG पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान के लिए नामित किया है। SDG पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाले व्यापारिक नेताओं को दिया जाने वाला सम्मान है। और UNGC की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2000 में UNGC की स्थापना की गई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2021 का SDG पायनियर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुमंत सिन्हा को। इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है PV सिंधु, बी है PT उषा, सी है साइना नेहवाल और डी है कर्णम मल्लेश्वरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा ने 2019 में DSU स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। पूर्व भारोत्तोलक मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था और ये कांस्य पदक जीतने वाली ये पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता थी। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने सन 2000 की सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 जून, बी है 25 जून, सी है 26 जून और डी है 20 अगस्त। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 25 जून। 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों द्वारा किए गए अद्वितीय योगदान का जश्न मनाता है और पहचानता है। यह दिन सरकारों, जहाजरानी संगठनों, कंपनियों, जहाज मालिकों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को नाविक दिवस को विधिवत और उचित रूप से बढ़ावा देने और इसे सार्थक रूप से मनाने के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ष 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 26 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था MN भंडारी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, बी है न्यूजीलैंड, सी है भारत और डी है नेपाल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।